अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। अमरूद के उद्यान में प्रबंधन कार्य, एवं बसंतकालीन गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती हमारे प्रदेश के नरसिंहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि जिलों में व्यापक रूप से की जाती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने बसंतकालीन गन्ने की फसल लगा रखी होगी वह लगभग 1 से 1.5 माह की अवस्था पर होगी। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार प्रबंधन, मिट्टी चढ़ाना, सिंचाई, पौध सुरक्षा आदि अपनाना आवश्यक होता है। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे गन्ने की इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन प्रबंधनों को प्रारंभ से ही करें। परंतु अज्ञानता व लापरवाही के चलते हमारे किसान भाई इन प्रबंधन कार्यों पर समय रहते ध्यान नहीं देते, जिससे फसल पर कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी हो जाता है और अंततः निम्न गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होती है। हमारे एक किसान भाई ने भी बसंतकालीन गन्ने की फसल लगा रखी है, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मैं विगत 5 वर्षों से गन्ने की अच्छी खेती कर रहा हूँ। इस सीजन में लगने वाले गन्ने में सबसे अधिक खरपतवार गन्ने को प्रभावित करता है, इसलिए समय समय पर आवश्यक है कि गन्ने को खरपतवार नींदानाशक से कंट्रोल करें और निंदाई गुड़ाई समय समय पर होती रहे और मजदूरों को समय समय पर निंदाई करवाते रहें। खरपतवार के बाद हम बात करेंगे किसानों से गन्ने की सिंचाई के लिए। गन्ने की सिंचाई गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत असरदार है। अगर गन्ने में पानी ठीक ढंग से नहीं होता है तो गन्ने का उत्पादन प्रभावित होता है। गन्ना लगाने के बाद पहला पानी देने के बाद उसमें जब तक पर्याप्त जमीन सूख न जाए तब तक उसमें पानी नहीं देना चाहिए। उसके बाद 1 फीट 1.5 फीट का गन्ना आ जाए उसमें कम से कम 15-15 दिन के गैप से पानी देना चाहिए। पानी गन्ने के हिसाब से देना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे गन्ने में पानी भरता है तो उसकी निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। गन्ने में आज उत्पादन के लिए हमें उर्वरकों की काफी मात्रा में आवश्यकता है। हमारी भूमि में क्या है, उर्वरकों की काफी अधिक कमी हो गई है। अगर समय समय पर उर्वरक न दिए जाएं तो गन्ने का उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए आवश्यक है कि गन्ना लगाने के उपरांत प्रथम सिंचाई में कम से कम 50 किलो यूरिया डाला जाए और उसके बाद 2 माह की फसल हो जाने पर एक बार और 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP, पोटास, राखड़, जिंक, सल्फर गन्ने के आसपास लाइन में हल के द्वारा या जो साधन किसान के पास है उसके द्वारा डलवा सकता है। खाद डलने के बाद उसमें किसान आवश्यकता अनुसार मिट्टी चढ़वा सकते हैं जिससे कि मिट्टी गन्ने गिरे ना और गन्ने की मोटाई सही आए। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों पर विस्तृत जानकारी हेतु आइए मिलते हैं जबलपुर के विषय विशेषज्ञ सौरभ सिंह से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इस समय ग्रीष्मकालीन मौसम चल रहा है और कुछ किसान भाइयों ने हमारे यहाँ फरवरी में गन्ने की खेती की होगी और कम से कम इसमें 1 निदाई और 1 बार आप खाद दे चुके होंगे। 55 से 60 दिन बाद 2,4-D कीटनाशक दवा 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त मई के मध्य में एक गुड़ाई करने पर खरपतवार पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन, बसंतकालीन बुआई में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी चढ़ाना एवं स्तंभन। मिट्टी चढ़ाने का कार्य अंतिम नाइट्रोजन का परिवेशन करके
मई के अंत से जून तक पूरा कर लेना चाहिए। उस पर जो विशेष बात जो ध्यान में रखने की है, जो इसमें जो खाद पोषक तत्व का जो प्रबंधन है उस पर आप ध्यान रखें कि इसमें कम से कम हर एक महीने आप 20 किलो नत्रजन जो कि यूरिया के माध्यम से आप दे सकते हैं, तथा 60 किलो DAP आप इसमें संशोधित है, जो कि आप हर एक महीने के अंतराल पे या 1.5 से 2 महीने के अंतराल पे आप गन्ने की फसल में आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम जो बात करते हैं वो कीड़ों की, जिसमें रस चूसक कीड़े आते हैं जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसमें मुख्यतः पाया जाता है कि इसमें कई प्रकार के शूट बोरर आते हैं। एपिकल पार्ट में जो कि जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें घुस काफी मात्रा में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी रोकथाम जो सबसे अच्छा अपने पास जो निराकरण है वो ये देखा गया है कि अगर आप क्लोरोपाइरीफास 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर दें, उन्हीं जो ऊंचे वाले हिस्से में अगर भर देते हैं तो उससे आपको काफी जो है इसका निराकरण प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर बसंतकालीन एक से अधिक आय एवं उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में अपार वन संपदा है और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे अनेक किसान भाई लाख की खेती करते हैं। अगर देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में लाख उत्पादन की विशेष भूमिका है। पारंपरिक विधि से लाख की खेती करने पर उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है तथा उत्पादित बीज का लाख की गुणवत्ता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अगर आपने भी अक्टूबर-नवंबर में पलास एवं बेर में रंगीनी लाख की फसल लगाई होगी तो मौसम के तापमान में वृद्धि होने के कारण पेड़ों पर लगी लाख की फसल प्रभावित होती है एवं अनुकूल मौसम के कारण शत्रु कीटों का आक्रमण होता है। अतः किसान भाइयों, यदि आपकी लाख की फसल में भी इसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो आप क्या करें, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, पलास एवं बेर पर अक्टूबर माह में लगाई गई रंगीनी लाख में प्रजनन क्रिया समाप्त होने के पश्चात लाख मोटी होने लगती है। अतः यदि शत्रु कीटों का आक्रमण दिखाई दे तो थाइलडेमिटॉन का 0.05% घोल लाख लगी टहनियों पर छिड़क सकते हैं। यदि बादली छाई हो तो इसी घोल में 0.01% कार्बेंडाजिम 50% मिला देते हैं। इस घोल को बनाने के लिए 14 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर थाइलडेमिटॉन तथा लगभग 3 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर मिलाकर छिड़काव करें। जिन लाख कृषकों ने कुसुमी वृक्षों पर कुसुमी लाख लगाया है और 1 माह का समय यदि पूरा हो गया है तो पलास एवं बेर की भांति इसी कीटनाशक का छिड़काव करें। परंतु यदि क्राइसोपा नामक शत्रु कीट का आक्रमण हो तब इथेनोफ्लॉक्स 10 EC का 0.02% घोल का उपयोग करें। इसके लिए 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ग्रीष्म काल में अधिक तापमान से बचने के लिए पलास वृक्ष की आंशिक काटाई छटाई इस माह में भी अनुशंसित है, जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसी टहनियां जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हों और विशेष रूप से ऊपरी भाग को सिकेटियर या हंसिये से सावधानी पूर्वक काट दें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आएंगी और धूप सीधे कीट लाख पर नहीं पड़ेंगी। जिन पलास वृक्षों पर अधिक लाख लगी है उसे अप्रैल माह में आरी या सिकेटियर से थोड़ा काट लें, जिससे मई जून में वृक्ष पर लाख का बोझ कम हो जाएगा और अधिक संभावित तापमान से बचाया जा सकेगा। जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दें, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। ऐसी टहनियों की लाख को छीलकर तुरंत बेच देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में कुसुमी वृक्षों पर बिहन फरवरी या मार्च में लगाया गया है और शिशु कीट निकलना समाप्त हो गया है तो सूखी लाख तुरंत हटा दे या छीलकर बेच दे, अन्यथा इसमें विद्यमान शत्रु कीट नई फसलों पर आक्रमण करेंगे। लाख खेती हेतु वृक्षों पर नर्म एवं रसदार टहनियां आवश्यक है, जिससे कीट संचार के पश्चात शिशु कीट अपनी सूंडी टहनियों में घुसाकर आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। नई एवं कोमल टहनियां पाने के लिए सही तकनीक एवं उचित समय पर वृक्षों की काट छाट आवश्यक है। पलास, बेर, सेमियालता आदि पोषक वृक्षों की काट छाट बिहन पेड़ों पर चढ़ाने के 5 से 6 माह बाद की जाती है, जबकि कुसुमी की लगभग 18 माह पूर्व अक्टूबर-नवंबर माह में रंगीनी लाख के संचारण हेतु पलास एवं
बेर की काट छाट क्रमशः अप्रैल और मई माह में करना चाहिए। पलाश में वृक्षों पर फली आना प्रारंभ हो तभी काट छाट करें। अधिकतर कुसुम वृक्षों पर नई पत्तियां आ गई है, अतः अब कोई काट छाट नहीं किया जा सकता है। बजाय यदि बेर पर जुलाई अगस्त में और यदि कुसुम लाख लगाना हो तब इसे मार्च तक काट सकते हैं। कांटे वाले वृक्ष जैसे बेर एवं खेर की काट छाट नीचे से प्रारंभ करके ऊपर की ओर की जाती है, जबकि बिना कांटे वाले कुसुम एवं पलाश की काट छाट ऊपर से प्रारंभ कर नीचे की ओर की जाती है। कटाई छटाई के भी नियम है। सामान्यतः 1.5 सेंटीमीटर मोटाई तक की टहनियों को निकलने का स्थान सही काट दें। इससे अधिक एवं 2.5 सेंटीमीटर मोटाई तक की टहनियों को लगभग 1 से 1.5 फीट छोड़कर काटते हैं तथा इससे मोटी टहनियां नहीं काटनी चाहिए। पहली बार कटाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वृक्षों को ऐसा आकार दिया जाए कि फसल कटाई करते समय लाख लगी डंडियों तक आसानी से पहुंचा जा सके एवं वृक्ष का आकार भी छोटा न हो पाए। काटते समय डालियां फटनी नहीं चाहिए और न ही उसकी छाल कटनी चाहिए, अन्यथा वर्षा ऋतु में पानी घुसने से एवं फफूंद लगने के कारण डालियां सूख जाती है। काट छाट हमेशा तेज धार की दावली या कुल्हाड़ी से करना चाहिए। कटाई छटाई से प्राप्त डालियों को जलाने के उपयोग में आसानी से लाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर आप इन वृक्षों से लाख का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, फलोद्यानिकी के अंतर्गत यदि अमरूद की बात करें तो इसके उद्यान प्रदेश में व्यापक स्तर पर देखे जा सकते हैं। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने अमरूद का उद्यान लगा रखा है उसमें पुष्पन अवस्था प्रारंभ हो गई होगी। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने अमरूद उद्यान में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे सिंचाई, उर्वरक, कीट एवं रोगों से बचाव आदि पर विशेष ध्यान दें। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज के रूप में उठाना पड़ता है। हमारे एक किसान भाई ने भी अमरूद का उद्यान लगा रखा है और वे कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मैं भोले सैनी, ये मेरा अमरूदों का बगीचा है और अब तो इनमें फल नहीं है और आगे का जो फल लेने के लिए कौन कौन सा प्रबंधन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अमरूद उद्यान से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ लोकेश गंगराडे से। फसल की तोड़ाई लेने के बाद में जो अमरूद की हमको देखभाल करनी रहती है वो इस प्रकार से रहता है कि अमरूद के वृक्ष में ध्यान रखिए जितनी भी मृत और कटी छटी शाखाएं हैं और बीमारी से ग्रसित शाखाओं को हमें इस समय तेज धार वाले चाकू से अलग कर देना चाहिए ताकि बीमारी या कीट व्याधियों का आक्रमण आगे ना फैल सके। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल में आपके अमरूद या जामफल में नए प्रकार के फूलों का आगमन हो जाता है।
नए प्रकार के फूलों का आगमन होने के साथ ही आप देखेंगे कि यदि ये फूलों का आगमन इस समय होता है और ये जो फसल है आपके बरसात के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे इसकी उपज हमें प्राप्त होती है। तो किसान भाई यदि इस समय की उपज को हम ना लेते हुए यदि ठंड की फसल लेते हैं तो हमको ज्यादा उत्पादन में हमको ज्यादा फायदा देती है और उसका जो बाजार मूल्य वो अधिक मिलता है। तो कोशिश करें कि किसान भाइयों की इस समय फूल अमरूद में आ रहे हैं तो हमें उनको नीचे गिरा देना चाहिए, जिससे कि हम आगे ठंड की आने वाली फसल है उसको अच्छे से उत्पादन ले सके। और किसान भाइयों कोशिश करें कि इस समय फूलों को झड़ाने के लिए इस समय अमरूद में पानी रोक दें तो वो जो फूल आ रहे हैं मार्च अप्रैल में वो स्वतः ही गिर जाते हैं। इसके साथ ही जितने भी जो जड़ें हैं उनको भी यदि खोद के ऊपर धूप में दिखा दिए जाए तो जितने भी आपके फूल इस समय जो आ रहे हैं तो वो हम उसको गिरा सकते हैं, ताकि हम जो ठंड में आने वाली फसल है उसका भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि अपन कीट व्याधियों पे अमरूद के में चर्चा कर रहे थे, तो इस समय अमरूद में कीट जो कि एक बार कीटिंग कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको कि छाल बेधक कीड़ा होता है, जो आपके अमरूद के तनों में सुरंग बना के अंदर घुसता है और उसकी जो जितनी भी छाल है उस छाल को खाता रहता है और टहनी बना के उसको अंदर ही अंदर उसका जो आपके अमरूद का जो पोषक तत्व है वो खाता रहता है, जिससे कि टहनी सूख कर मृत हो जाती है और जिससे हमको अगले आने वाले समय में उससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि जहाँ भी ये सुरंग बेधक कीड़ा जहाँ भी है, छाल बार कीटिंग कैटरपिलर जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है, तो आप उस जगह पे डाइक्लोरोवास नाम की दवा को रुई या कपास के फाहा में मिला के उसके अंदर जो जहाँ भी सुरंग है उस सुरंग के अंदर पे यदि आप उसको डाल के बंद कर दें और गीली मिट्टी या गोबर से उसको उस जो सुरंग है उसको बंद कर दें तो ये कीड़ों का आक्रमण खत्म हो जाता है। इस तरीके से करने से जो बार कीटिंग कैटरपिलर या छाल बेधक कीड़ा की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि हमने कीट व्याधियों के आक्रमण से यदि जामफल के पौधे को या अमरूद के पौधे को बचा लिया तो वो हमको आगे अच्छा उत्पादन देता है। तो किसान भाइयों इन सभी बातों को यदि आप इस मौसम में ध्यान रखेंगे, अमरूद की फसल में जो ठंड के मौसम में आने वाली फसल का हम अधिक से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि सह-व्यवसायों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से गाय एवं भैंस का पालन छोटे स्तर से बड़े स्तर पर किया जाता है और जो पशुपालक दुधारू पशुओं की देखरेख उचित ढंग से कर रहे हैं वे इस व्यवसाय से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ये आमदनी निरंतर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने पशुओं का आहार प्रबंधन व उनका रखरखाव ठीक प्रकार से करें। तो यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्भित दुधारू पशुओं के रखरखाव व खान पान प्रबंधन पर ध्यान देने की, क्योंकि आमतौर पर ये देखने में आता है कि हमारे पशुपालक भाई जब तक पशु दूध उत्पादन करता है तब तक उसका ठीक प्रकार से प्रबंधन करते हैं और जब पशु गर्भित हो जाता है तो ऐसे पशुओं के रखरखाव व खान पान पर कम ही ध्यान देते हैं, जो कि पशुओं के लिए और उनके पेट में पल रहे बच्चे के लिए उचित नहीं है, क्योंकि गर्भित अवस्था पर उसके और उसके पेट में पल रहे नवजात पशु के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक होती है। साथ ही उसके रहने का स्थान भी स्वच्छ व आरामदायक होना जरूरी है, ताकि गर्भित पशु के स्वास्थ्य के साथ नवजात पशु का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अतः किसान भाइयों, गर्भित दुधारू पशुओं के रखरखाव व आहार प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक पशुपालक मदन सिंह। किसान भाइयों, गाय या भैंस के ब्याने से पहले ही उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी है। जब हमारा पशु हमें ये जच रहा कि वो अब गाभण है, इसका समय नजदीक आ रहा है, तो हमें कम से कम 23 किलो हरा चारा और 5 किलो सूखा चारा, किसान भाइयों 3 किलो संतुलित आहार पशु के आधार पे देना चाहिए। भाइयों, हम गाभण पशु के लिए जो है एक दाने की व्यवस्था रखते हैं और दाना अगर मान लिया हम 1 क्विंटल बना रहे हैं तो उसमें हमें जो है मक्की, जौ है,
थोड़ा चना मिलाते हैं, थोड़ा गेहूं मिलाते हैं, और भाई चोकर है, खाड़ी है, नमक है। ये कई चीजें सारी ऐसे मिकदार मिला करके 1 कुंटल के करीब हम ये उनके लिए एक दाने की व्यवस्था करे हैं। और प्रतिदिन अपने पशु के हिसाब से 3 किलो से कम हम किसी पशु को नहीं देते। जो गाभण पशु है तो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो तंदुरुस्ती है वो बढ़िया होगी और हमारे पशु स्वस्थ होंगे, दूध बढ़िया देंगे। और फिर पानी की बात, गाभण पशु के लिए 60-70 लीटर पानी की, बहुत स्वस्थ पानी की जरूरत है। तालाब का और उसका पानी ना पिला में अच्छे स्वच्छ अपने क्या नाम है बोरिंग से, ट्यूबवेल से, नलके से ही स्वच्छ पानी, डेली का पानी, इतना पानी पिलाना चाहिए पशु को। किसान भाइयों, ब्याने से पहले हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाभण पशु का समय 7-8 महीने हो गया तो अगर बाई चांस वो दूध देती हो तो दूध ना कांड है, उसके दूध को छोड़ दे। और उसके बैठने की व्यवस्था, उसके पानी की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था का बहुत विशेष निगरानी की जरूरत है। वो 7-8 महीने तक की गाभण है तो हमें जैसे ऊंचा नीचा रास्ता है या कहीं उसे दूर तक नहीं ले जाना है, और हमें दूसरे पशु से उसे अलग रखा है, क्योंकि दूसरा पशु में कोई टक्कर ना मार दे, उसके बच्चा ना हिल जा और इस तरह करके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जा। बहुत बड़ी एक देख रेख की जरूरत है। ऐसे स्थान पर रखे जहां हमारे दूसरे पशुओं में भी उसका रख रखाव, नीचे फर्श है तो हम पुराल गद्दा बिछा के रेत डाल के, इस तरह की बहुत कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो गाभण पशु को हमें लगातार रखनी चाहिए। अगर इस तरह हम अपने गाभण पशु का शुरू से लेके और ब्याने तक का अच्छी देखभाल करेंगे तो हमारा पशु आराम से ब्याह जाएगा और उसके दूध का जो अगला समय है अपने ब्यात का, वो अच्छी तरीके से सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बलोदा, जिला दुर्ग के अमिताभ देशमुख ने। यह ऑयस्टर मशरूम की खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो अमिताभ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुख्य रूप से ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, जिसके के लिए माध्यम हमारा है पैराकुट्टी या फिर गेहूं का भूसा। जो पैराकुट्टी होता है उसे 10 किलो पैराकुट्टी को 100 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन और 5 से 7 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर किया जाता है। सबसे पहले हम एक टंकी में पानी ले लेते हैं और उसमें दोनों दवाइयां मिलाकर उसमें पैराकुट्टी भिगा दिया जाता है। भिगाने के बाद इसे 12 से 14 घंटे तक ढक के रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह उसमें से पानी निथार लेते हैं और फिर पैरे को अच्छे से धूप दिखा लेते हैं। धूप दिखाने के बाद उसमें 1 किलो गीले पैराकुट्टी के पीछे 30 ग्राम स्पॉन, हम लोग इसमें बीज, जो मशरूम का बीज होता है स्पॉन, उसे मिलाते हैं। और करीब करीब जो हमारा एक पॉलीथीन है जो 12 इंच बाय 18 इंच साइज का होता है, उसे 3 किलो से 4 किलो पैरा और करीब करीब 90 ग्राम स्पॉन मिला के भरा जाता है। जो हमारा बैग है उसे 15 से 20 दिन तक स्पॉन रन होने के लिए, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, एक साफ सुथरे कमरे में रख दिया जाता है, जहां पर 70 से 80% नमी होना चाहिए और तापमान 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जो हमने बैग का निर्माण किया है उन्हें अच्छे से रखना, सफाई से रखना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हमें उन बैग का चूहों से बचाव करना पड़ता है, क्योंकि चूहे जो है हमारे पॉलीथीन से आके काट देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन कमरों में चूहों का प्रवेश। उसके अलावा जो छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, वो भी आके बैग में जो हम छेद किए रहते पॉलीथीन में, उसमें अंडे दे देती हैं और वो लार्वा में बदल के हमारे बीज को या कवक जाल को खा लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन कमरों में मक्खियों का प्रवेश न हो और कमरे में ध्यान रखना है कि नमी बनी रहे और किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण दूसरे फफूंदों का न हो।
उसके लिए मुख्य रूप से हमें स्वच्छ जल का छिड़काव हमेशा करना है। दिन में 3 या 4 बार हमें उन मशरूम के बैग्स में पानी का छिड़काव करना है जो कि साफ स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। करीब करीब 15 से 20 दिन में ये जो फफूंद है, जो इसका कवक जाल है, जो मशरूम हमें उगाना है, वो इस पैराकुट्टी में बड़े अच्छे से फैल जाता है और उसके बाद 25 दिन के आसपास इन बैग से पहली फसल आना शुरू होती है। पहले छोटे छोटे पिनहेड दिखाई देते हैं जो 3 से 4 दिन में एक बड़े मशरूम का आकार ले लेते हैं और तोड़ाई के योग्य हो जाते हैं। इसे सुबह पानी डालने के पहले तोड़ाई की जाती है। जो हमने पहली तोड़ाई 25 से 30 दिन में की थी, उसके बाद उसी बैग से पुनः 35 से 40 दिन में दूसरी तुड़ाई करेंगे और तीसरी तुड़ाई 45 से 50 दिन में करेंगे। इस प्रकार हमने जो 10 किलो पैराकुट्टी भिगाई थी, उससे 45 दिन में हमें 3 तुड़ाई में 10 किलो मशरूम प्राप्त होगा। इस 10 किलो बैग को बनाने की जो लागत थी हमारी करीब करीब 120 रुपए थी और हमें इससे 10 किलो के आसपास मशरूम प्राप्त होता है। इसे हम 100 रुपए किलो से लेके 150 रुपए किलो तक भी 1 किलो के भाव से आराम से बाजार में विक्रय कर सकते हैं। यानी जो हमने 120 रुपए की लागत लगाई थी, वो करीब करीब हमारी 1000 रुपए में ताजा मशरूम बेचने से लग जाती है। इसके अलावा हम मशरूम को सुखा के भी बेच सकते हैं, इसका अचार बना के बेच सकते हैं, इसका पापड़ बड़ी बना के भी बेच सकते हैं। इस प्रकार ये था ऑयस्टर मशरूम उत्पादन का एक फसल चक्र जो कि पूरे 45 दिनों का होता है और हम इसमें आसानी से जो अपने बंद कमरे में अगर हम प्रतिदिन 10 बैग लगाते हैं तो आसानी से प्रतिदिन 500 रुपए की कमाई किसान भाई या बहन कर सकते हैं। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपकी समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं हमारा ईमेल पता है annadatamp@etv.co.in। हमारा निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
बीरभूम में पहुंचे मुख्यमंत्री, जिले में की मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। आज छिंदवाड़ा